Namaskar everyone, welcome to our channel CET Study X. I am Poonam, your mentor. This channel provides you complete knowledge about all competition exams. And this is my second polity lecture, which is based on different acts, different Government of India's Act, जिसमें आप 1858 से स्टार्ट करेंगे और 1947 तक कैसे हमने अपने खुद का स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया, इसकी अचीवमेंट्स, इसकी मीटिंग्स, इसकी डिफरेंट फ्रेमिंग के बारे में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. बिफोर वी स्टार्ट आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस चैनल CET स्टडी एक्स, जहां आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ऑनलाइन कोचिंग फॉर SSC, बैंक्स, CTET, HTET, REET, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स. यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं. रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल टीचर्स जिनका बैकग्राउंड बहुत डायनामिक है. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1858 में जो किया आया था. जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया पूरा एंड हो चुका है उसका, और क्राउन का शासन यानी कि ब्रिटेन की रानी का शासन शुरू हो गया है. कहां पर? इंडिया में. और अब ये जो पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर इंडिया में क्रिएट की गई है, और जितनी भी पावर है वो आ गई है क्राउन के हाथ में. सारी पावर क्राउन ने अपने हाथ में ले ली है, और गवर्नर जनरल जो है उसको हमने एक टाइटल दे दिया है अब वायसराय का. यही रिप्रेजेंट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और इनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यहाँ पर, जहाँ पर हाई ऑफिशियल्स होंगे गवर्नमेंट के. इस सिस्टम में जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसको अब पूरी तरह एबॉलिश कर दिया गया है. आगे आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब कहलाई जाएगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर जनरल कन्फर्ड पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यहाँ पर इंडियंस को पाया जाता है देयर वे इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस किया गया. और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं, यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लाया गया. यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की स्टार्टिंग हुई थी. जैसे अगर कोई उम्मीदवार वोटिंग में मुस्लिम खड़ा हो रहा है तो उसको वोट करने के लिए मुस्लिम पीपल ही आगे आएंगे, या फिर कोई दलित खड़ा है तो उसको वोट करने के लिए कोई दलित लोग ही आगे बढ़ेंगे. इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट कर दी थी. आगे चलते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टैग केम्सफोर्ड रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ गया था डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ प्रोविंसेस में. द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. अगर हम डायरकी सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ही होता है डबल गवर्नमेंट. कैसे, वो देखते हैं. सेंट्रल और प्रोविंस का झगड़ा खत्म करने के लिए बेसिकली इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. पहला सेंट्रल सब्जेक्ट, दूसरा प्रोविंशियल सब्जेक्ट. तो सेंट्रल सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशंस जैसे. इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स आते हैं. और अब जो आपके सामने 2 सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ये हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के 2 पार्ट्स. इसमें 50 प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के 2 पार्ट्स जिसमें आपको दिखाया जा रहा है डिवाइड करके. इसमें जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर लॉज गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर बनाती थी.
किसमें? रिजर्व सब्जेक्ट में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर लॉ बनाते थे, जो नॉमिनेट होके आते थे। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स लॉ बनाते थे, जिनके पास ज्यादा पावर होती थी। इंडियन लेजिस्लेचर की बात करें तो इट बिकेम बाय कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये 1935 के एक्ट के बाद हुआ था। यहाँ पर पोस्ट ऑफ कमिश्नर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रिंसली स्टेट्स की। तो यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन जो था उसको लाए जाने की बात हो रही थी। प्रिंसली स्टेट्स को सोच रहे थे कि या ये ज्वाइन कर ले हमें, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन अपने अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थोड़े अपने आप में स्वतंत्र ही थे, वो बस टैक्स पे किया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। डायरके वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर एंड डिफेंस वर रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। यहाँ डायरके सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसमें थोड़ा अगर किसी राजा का कोई वारिस नहीं होता है, अगर इसमें किसी राजा का वारिस नहीं होता है तो सारे जो प्रॉपर्टी है राजा का, जितना भी राज्य है वो ब्रिटिश अपने अंडर ले लेगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, जैसा कि आपको बताया, और दे वर ग्रांटेड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, उनकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी हुई। और इसी के तहत बर्मा जो है, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, वो इंडिया से सेपरेट हो गया। अब बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनी कंट्री। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे सही ढंग से कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हुई। इफ आई कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन बैकबोन ऑफ द एनी कंट्री, इट विल नॉट बी रॉन्ग। यहाँ से हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ये असेंबली का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के कहने पर 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ऑलमोस्ट 3 इयर्स ले लिए थे। एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 2 years 11 months 18 days टू कंप्लीट इट्स हिस्टोरिक टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया का, हमारे स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने में 2 years 11 months और 18 days का समय लगा था। टोटल 11 सेशंस हुए थे इसके लिए, और 165 डेज तक कह सकते हैं बहस चली थी। और अंतिम बैठक की अगर हम बात करें एकदम लास्ट की, तो वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं इसी में। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि जो जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स आए थे और कितने मेंबर्स कहाँ से आए थे बहस करने के लिए, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी भागीदारी देने के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे 389, जिसमें से 292 जो मेंबर्स थे वो निर्वाचित होकर आए थे, और 93 मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को। प्रिंसली स्टेट ने 93 मेंबर जो भेजे थे वो मनोनयन करके भेजे थे। मनोनयन का मतलब आप समझते हैं कि अपने मन से 93 मेंबर्स को अपनी तरफ से, देसी रियासतों की तरफ से, प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से भेजा था। और जो अगले 4 मेंबर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। जैसे आज के समय में हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, वैसे ही उस समय में कमिश्नरी
क्षेत्र से ये 4 मेंबर्स लिए थे। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह नहीं मिलते ये नाम, आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से थे वो मैं आपको बता देती हूँ, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। आप ABCD के फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। आगे हम बढ़ते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान के तहत जो मुस्लिम लीग है उसने अपने अलग देश की मांग रखती थी, अलग पाकिस्तान की मांग रखती थी, उस हिसाब से सेपरेट करने के लिए भारत और पाकिस्तान को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप फॉर पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सम प्रोविंसेस कीज टू बी मेंबर्स ऑफ द असेंबली। तो उसके लिए भी एक सभा का गठन हुआ। एज अ रिजल्ट द मेंबरशिप ऑफ द असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299। अब अलग पाकिस्तान बनाने की वजह से कुछ लोग पहले ही अलग हो गए, तो ये नंबर भी काफी कम हो गया और 299 पर आ गया। आगे हम बात करेंगे द कैबिनेट मिशन की, जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये 1946 में आया था। इसमें बेसिकली इसके टीम मेंबर्स थे 3, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इन्हीं तीनों को कहा गया कैबिनेट मिशन। अब वर्ल्ड वॉर जो पहला था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हमें अपने जो है परमिशन मिली कि हम भी अपना एक अलग संविधान बनाएं और हम स्वतंत्र हो जाएं, और स्वतंत्रता से एक अच्छे संविधान के साथ हम अपने देश पर शासन करें। तो ये यूरोप केम टू एंड ऑन May 9, 1945. The new British government announced its Indian policy and decided to convey a constitution drafting body. constitution drafting body की परमिशन एक तरह से कह सकते हैं इंडियंस को मिल गई थी। इस दौरान इंडियंस ने भी काफी इसमें कोशिश की थी कि हम अपना जो है संविधान खुद बनाएं, तो इसके लिए बहुत ही हेल्प की थी इस कमिटी ने। द मिशन वॉज इन इंडिया फ्रॉम मार्च 1946 टू May 1946। ये इस दौरान इंडिया में रहा था काम करने के लिए भारतीय संविधान के लिए। तो इसकी जो पहली हम कह सकते हैं मीटिंग, पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी, जिसमें टोटल 207 लोग थे और इसमें 9 जो थी वो लेडीज थी। इसमें से टोटल नंबर ऑफ लेडीज 15 थी, लेकिन 9 ही उसमें प्रेजेंट हुई थी, और 73 मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने बायकॉट कर दिया था, यानी कि वो एब्सेंट हो गए थे। और स्टार्टिंग में जैसे कि आपको बताया गया था कि 93 जो थे वो देशी रियासतों से थे। आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि elections for the 296 seats assigned to the British Indian provinces were completely by July-August 1946। यहाँ से शुरुआत होती है असेंबली की 9 दिसंबर 1946, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आगे हम देखते हैं कैसे आगे बढ़ा ये काम संविधान का। तो फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट ये अनाउंस हुआ 24 अगस्त 1946 को, और कॉन्स्टिट्यूटेड ये द गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 1946 को। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डेट के साथ। तो इसमें जो एक टीम बनाई गई उसको लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें 11 मेंबर्स थे और 3
वो मेंबर थे जो मुस्लिम थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से सेपरेट थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के अपने सपने थे और भारत से अलग होने के, पाकिस्तान को बनाने के, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। Technically, however, all the 12 members of the interim government were members of Viceroy Executive Council. अब इन्होंने अपनी टीम तो बना ली, लेकिन इन्हें रिपोर्ट करना था वायसराय को ही। वायसराय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द काउंसिल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज designated as the vice president of the council. इन्हें ही उसका हेड बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं अब इलेक्ट होके सारे इंडियंस प्रोविंशियल असेंबलीज की, who in turn elected to the constituent assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जितने भी लोग आए वहां पर वो सारे इंडियंस थे। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब इम्पोर्टेंट फिगर्स हमारी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। फ्रैंक एंथनी ने, HP मोदी ने रिप्रेजेंट किया पारसीज को, और चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज कमिटीज के थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसी तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो एक कार्यवाहक अध्यक्ष थे। उम्र दराज होने के कारण उन्होंने सारी कमान न संभाली और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और यहाँ इम्पोर्टेंट रोल आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्हें अपॉइंट किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट था वो रेडी तो किया था बी एन राव ने, और वो भी निशुल्क। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे मेन, वो BR अम्बेडकर थे। तो ये ड्राफ्ट रेडी हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 मेंबर्स थे, तो इन 7 मेंबर्स के जो हेड थे वो BR अम्बेडकर थे। आगे कुछ कमिटीज दी गई हैं। राजेंद्र प्रसाद जिनके प्रेसिडेंट थे, ये कमेटी उनके अंडर थी, जिसमें कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, उनके अंडर क्या आते थे? यूनियन पावर्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। नेक्स्ट वल्लभ भाई पटेल, और इनके अंडर थी एडवाइजरी कमेटी on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas. ड्राफ्टिंग कमेटी का हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और हाउस कमेटी के प्रेसिडेंट पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर। माइनॉरिटीज सब कमिटी HC मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी JP कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी गोपीनाथ बोरदोलोई। तो इन सभी को अपनी कमिटीज का काम देखना था, जिन्होंने बखूबी निभाया और भारत के लिए संविधान निर्माण किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल CET Study X। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमारे इस लेक्चर को, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। नमस्कार।